हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस क्लास 11th में बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर मेट्री में हम आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का, करेक्ट। और आप अपनी अगर एनसीईआरटी बुक बच्चों ओपन करके देखेंगे तो सेक्शन 5.5 पेज नंबर 104 पे आपको मिलेगा, दैट इज आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, इस सेक्शन को बच्चों इस वीडियो में हम कवर करेंगे, करेक्ट। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के आपको इसके पहले के वीडियोस नहीं मिले, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए, आपको वहां पर बच्चों मैथमेटिक्स का सिलेबस मिलेगा। पैरेलल में बच्चों केमिस्ट्री चल रहा है, उसका भी सिलेबस वहां पे आपको मतलब चैप्टर वाइज लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पे। पिन कमेंट में ये नंबर आपको मिल जाएगा। कॉल मत करिएगा, अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप करिएगा। वैसे आपको व्हाट्सअप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पिन कमेंट में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। बट कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, करेक्ट। नोट्स बनाइएगा। मैं बार बार बोलता हूं, जो इंट्रोडक्शन वीडियोस होते हैं किसी भी एक्सरसाइज के, ठीक है, वो अगर आप कर लेते हैं तो एक्सरसाइज के यहाँ सॉल्यूशन आपको देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो वीडियो बच्चों ये किस हिसाब से चलेगा या क्लास किस हिसाब से चलेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए स्टेप्स में बात होगी आर्गेंट प्लेन के बारे में, फिर हम आपको आर्गुमेंट या फिर जिसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं वो निकालना सिखाएंगे, और फाइनली पोलर रिप्रेजेंटेशन हम आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सिखाएंगे। क्या पता ये वीडियो 2 पार्ट में भी हो सकता है, अगर लेंदी हो रहा होगा मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, करेक्ट। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा एंड स्क्रीन पे आएगा, देखते हैं 1 में कवर होता है या 2 में कवर होता है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा, हमको कवर करना है क्या, आर्गेंट प्लेन क्या होता है। देखिए बच्चों, जैसे छोटी क्लासेस में 9th क्लास 10th क्लास में आपने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा होगा ना। ये इस तरीके का एक ग्राफ पेपर पे आप प्लेन बनाते थे जिसमें 2 एक्सेस होती थी, ठीक है। ये देखिए, ये होती थी आपकी एक्स एक्सेस, ठीक है, जिसको आप ऐसा लिखते थे एक्स एक्स डैश, और ये होती थी आपकी वाई वाई डैश, ठीक है ना। आर्गेंट प्लेन कोई नया प्लेन नहीं है, जैसा आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा है वैसा ही आपको यहाँ पर एक प्लेन देखने को मिलेगा। बट इसकी खासियत क्या है कि ये जो प्लेन होता है बच्चों, करेक्ट, ये प्लेन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई रिपीट, ये प्लेन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिपीट करता है। अब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, रिपीट नहीं, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। ये प्लेन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करता है आइए हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, पॉइंट तो मेरे ख्याल से सबको प्लॉट करने आते होंगे क्लास 9 10th में, है ना। बस वही करना आपको, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 4 आयोटा। ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट कितना है, 2 है, करेक्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें, 4 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जैसे आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे, ठीक है ना, क्लास 9 10th में ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे, याद होगा आपको। आप पहले x की वैल्यू लिखते थे और फिर आप y की वैल्यू लिखते थे। यानी कि जनरल फॉर्म में अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से दिखाएं, z = x + आयोटा y या y आयोटा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये जो x होगा आपका, ठीक है ना, ये होगा आपका रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो y होगा ये होगा आपका क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में 2 + 4 आयोटा, रियल पार्ट कितना है बताइए, 2 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, करेक्ट। और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4 है, साइन के साथ लेना है, 4 कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये अब कुछ नहीं करना है, जाके बच्चों ये जो कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा हुआ था क्लास 9 10th में, इसी में जाके इसको आपको प्लॉट कर देना है बस। 2,4 सबको आता होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए ये आपका ऑरिजिन है, सबको पता है ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। तो यहाँ पर ऑरिजिन को मैं O से दिखा रहा हूँ, ये देखिए O से, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0। ये बात सभी बच्चों को पता होगी मेरे ख्याल से। ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0,0 होते हैं ना। करना कुछ नहीं बच्चों आपको, ठीक है। 2,4 को प्लॉट कर लीजिए। ये देखिए ऑरिजिन पे आपने पेन रखा, सबसे पहले x की डायरेक्शन में 2 यूनिट चलेंगे, ठीक, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 2 है, या रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो x में 2 और y में 4। जब आप चलोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। देखिए ये वाला जो बच्चों पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हो। लेट अस से इस पॉइंट को नाम आपने a दिया। तो जो पॉइंट a है बच्चों, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर z = 2 + 4 आयोटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आइए हम आपको कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास -2 + 3 आयोटा। ये लीजिए -2 + 3 आयोटा। अब मुझे बताइए यहाँ पर x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू जब हम बोलते हैं तो आप समझ जाइएगा रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, y की वैल्यू का मतलब इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहे हैं, करेक्ट। नाउ इसका रियल पार्ट कितना है, देखिए -2, इमेजिनरी पार्ट कितना है, 3। तो -2,3 को प्लॉट करिए। चलिए यहाँ से ऑरिजिन से सबसे पहले x एक्सेस में -2 स्टेप हम चलेंगे, यानी कि x एक्सेस में लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। तो -2 और कितना है, 3, -2 और ये 3। ये देखिए ये एक बच्चों पॉइंट है, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने रखा, चलो हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे आपके, 2,4 थे, ये देखिए 2,4 थे, और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -2,3, करेक्ट, -2,3। और इस पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट बी। तो ये जो पॉइंट बी है
ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास बच्चों, मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -5 -2 आयोटा, ये देखिए -5 और -2 आयोटा, मान लीजिए z ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट कितना है -5, इमेजिनरी पार्ट साइन के साथ लेना है -5 -2, ठीक है ना। ये देखिए -5 -2, चलिए प्लॉट करते हैं। तो -5 और -2 आप यहाँ कहीं आ जाओगे, ठीक है। पहले आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, फिर आप कहाँ आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये -2,3 है, ठीक है, माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है। -5 और -2 ये लीजिए, यहाँ पे आ गए आप। सपोज ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट सी, तो ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किससे दिखाया, पॉइंट सी से, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ऑब्वियसली -5, -2 होंगे, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ यहाँ पर। नाउ 1, -2, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 1, -2, यानी कि 1 -2 आयोटा, ये लीजिए, तो इसके कोऑर्डिनेट 1, -2 हो जाएंगे, करेक्ट। नाउ 1, -2, तो देखिए x पे 1 और y एक्सिस पे कितना है, -2, तो सपोज ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपका, D पॉइंट है, करेक्ट। ये पॉइंट क्या है, D पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो कितने हो गए बताइए, 1, -2। अब आप एक खास बात देख रहे हो क्या, कि इस प्लेन को आप एक नाम दे सकते हो, क्या, आर्गन प्लेन। इसको आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन बोला गया, 3 नाम हैं इसके, आर्गन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन। तो एक ऐसा प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता हो, एक ऐसा प्लेन जो कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन प्लेन बोलते हैं, करेक्ट। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, आर्गन प्लेन हो गया। इसमें दुनिया भर के तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं, यानी कि इस प्लेन में कितने पॉइंट है आपको पता है, इस प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट है ना, ये है, ये इसी तरीके से ये कोई पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट होगा, ये कोई पॉइंट होगा। हर पॉइंट का एक करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी, यानी कि रियल पार्ट होगा और हर एक पॉइंट का रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, करेक्ट। तो इस तरीके से इस प्लेन, ये जो प्लेन है ये डिफरेंट टाइप के दुनिया भर के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकता है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, आर्गन प्लेन बोला। इसके 3 नाम है, आप लोग को याद कर लीजिएगा, आर्गन प्लेन या फिर क्या, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर कभी कभी इसको गॉसियन प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कहता है एनसीईआरटी में, देखिए ये डेफिनेशन है, द प्लेन हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर असाइंड टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन और गॉसियन प्लेन। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ये देखिए एक ईजी डेफिनेशन यहाँ पे हमने लिखी हुई, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। द प्लेन इन विच, एक ऐसा प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली इज नोन एज आर्गन प्लेन। एक ऐसा प्लेन जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, x, y के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, गॉसियन प्लेन या फिर आर्गन प्लेन, करेक्ट। नाउ वेरी गुड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे तो हमने डिफरेंट आपको एग्जांपल लेके दिखाए। अब आप एक काम करिए, आप यहाँ पर बच्चों एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देखिए, ठीक है। सपोज कोई जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, z = x + आयोटा y, करेक्ट। तो इसका रियल पार्ट x और इमेजिनरी पार्ट x y, ठीक है। तो चलिए इसको प्लॉट करिए। तो समथिंग मान लीजिए कि ये यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। जनरल फॉर्म में हमें नहीं पता x और y की क्या वैल्यू है, तो लेट अस अज्यूम x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये यहाँ पर कहीं आ गया, और इसको हमने दिखाया किससे, पॉइंट P से, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। मान लो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, ठीक है। मान लो कि x > 0 एंड y > 0, चलिए ये पॉजिटिव है दोनों, ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, करना क्या होता है आपको, ये आपका जो ओरिजिन है O, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0, 0 है, करेक्ट। इस ओरिजिन से जब आप इस पॉइंट को, कौन से पॉइंट को, जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिपीट, इस ओरिजिन से जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मिला देते हो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दिखा रहा है, उसको जब आप ऐसे करके मिला देते हो तो एक लेंथ आएगी आपके पास। ये देखिए, ये वाली जो लेंथ है O से P तक, ये वाली जो लेंथ है, यही लेंथ क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ z कहलाता है। यही क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ z कहलाता है, जिसको हमने लास्ट वीडियोस में आपको निकालना सिखाया हुआ है, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ z। तो व्हाट इज मॉडुलस ऑफ z? It is the length between the origin and the point P which represent what? Which represent the complex number, correct? तो इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस z। अब देखिए मॉडुलस z कैसे निकलेगा, ये हमने आपको बताया हुआ है लास्ट क्लासेस में। कैसे निकलता था मॉडुलस ऑफ z, याद करिए। ये देखिए मॉड ऑफ z जो आपका आता था, वो आता था क्या, √, याद है आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए x² और प्लस y², करेक्ट। तो
तो ये जो मॉडुलस ऑफ z है इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, लेंथ का मतलब मॉडुलस ऑफ z एक तरीके का लेंथ ही है, ओरिजिन और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस होता है ये, ठीक है। ये देखिए, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को बच्चों अगर आपको देखना हो तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी आप इसको देख सकते हो किस तरीके से, आइए हम बताते हैं। देखिए, अगर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये देखिए कुछ इस तरीके से, करेक्ट। तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी ये x हो जाएगी भाई, क्योंकि आप पॉइंट P तक कैसे पहुँचोगे, सोचो, ये ओरिजिन से पहले x चले होगे और फिर y एक्सिस में y चले होगे, तो ये वाली डिस्टेंस आ गई कितनी, y आ गई, करेक्ट। अब आप देखिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस कितना है, x है, और परपेंडिकुलर कितना है, y है, तो इसका हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो, ज्योमेट्रिकली आप इसको ऐसे सोच सकते हो, करेक्ट। और निकालना तो हमने आपको सिखाया ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे ये इतना नोट कर लीजिए, तो इस डायग्राम को मैं हटा दूंगा बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हम आपको निकाल के दिखाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज़, मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए, जैसे कि ये वाला जो आपका पॉइंट है, पॉइंट ए, इसका अगर आपको कोई मॉडुलस निकालने के लिए बोले तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई ओरिजिन से इस पॉइंट को ऐसे करके मिला दीजिए। चलिए, तो ये O से A तक का जो लेंथ होगा यही मॉडुलस ऑफ Z होगा। करना कुछ नहीं है, मॉडुलस ऑफ Z यहाँ पे निकालेंगे आप, तो मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल्स टू कुछ नहीं आ जाएगा, ध्यान से चेक करो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 20 यूनिट्स आ जाएगा, करेक्ट। इसी तरीके से ये देखिए, ये जो पॉइंट B है, ठीक है, इसका आप क्या निकालिए, ये ओरिजिन है आपका, ठीक है ना, इसका आप मॉडुलस निकालिए। किस तरीके से, इस पॉइंट को या फिर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ओरिजिन से ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, ये वाली जो लेंथ आ रही है यही क्या आपका मॉडुलस ऑफ z है। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z अगर आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट ओवर -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि रूट ओवर 13 आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो आई थिंक, ठीक है। इसी तरीके से आप c का निकाल सकते हो, आप d का निकाल सकते हो, करेक्ट। मॉडुलस, तो मॉडुलस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, पॉइंट P कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट, जरूरी नहीं कि वो पॉइंट P हो, पॉइंट कुछ भी नाम हो सकता है, पॉइंट A हो सकता है, B हो सकता है, ठीक है, वो पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके और ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है या जो लेंथ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, करेक्ट। तो व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P x, y and the origin 0, 0 for any complex number z is equals to x plus iota y is known as what, modulus of the complex number। very good। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हमने आपको करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको आप लोग बहुत दिमाग खोल के सुनिएगा। देखिए जरा, समझिए जरा, यहाँ पे पॉइंट ए था, ये 2,4 पे कुछ इस तरीके से, सही है ना, ये था, और इन सबको मैं हटा देता हूँ। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो ये जो आपको प्लेन दिखाई पड़ रहा है, ये जो आर्गन प्लेन आपको दिखाई पड़ रहा है, इस प्लेन में कितने पॉइंट है बताइए, जवाब है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, करेक्ट। भाई बहुत सारे पॉइंट्स का ही तो कलेक्शन है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपने अभी तक किन पॉइंट्स की बात करी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपने एक पॉइंट दिखा दिया था, पॉइंट सी, ठीक है, आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में डी को दिखा दिया था। लेकिन अभी तक आपने ऐसे किन्हीं भी पॉइंट्स की बात नहीं करी है जो एक्स एक्सेस पे लाई करते हो और वाई एक्सेस पे लाई करते हो। भाई आप दिमाग लगाइए ना, ये एक्स एक्सेस भी तो बहुत लंबा एक्सेस है और वाई एक्सेस भी तो बहुत लंबा होगा इन्फिनिटली, दोनों डायरेक्शन में, करेक्ट। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे भी तो बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे, यस और नो, बिल्कुल। अभी तक आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया, थर्ड में ले लिया, फोर्थ में ले लिया, आपने एक्स एक्सेस पे कोई पॉइंट नहीं लिया, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे जो पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। यानी कि यदि कोई पॉइंट इस टाइप का है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, एक पॉइंट हम आपको स्पेशल यहाँ पर लेके दिखाते हैं, ये देखिए, चलिए एक पॉइंट हम आपको स्पेशल लेके दिखाते हैं बच्चों, z एक स्पेशल मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको लेके दिखाते हैं, z इज इक्वल्स टू 2 + 0 आयोटा, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है कितना है, 2 है, ठीक है, रियल पार्ट कितना है 2 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है 0 है। मैं लिख दे रहा हूँ x का मतलब क्या, रियल पार्ट ऑफ z कितना है 2 है, और y इज इक्वल्स टू यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पे कितना है, चेक करिए ध्यान से, 0 है, करेक्ट। यानी कि आपको क्या मिल गया, 2,0 प्लॉट करना है, 2,0 आपको प्लॉट करना है। ध्यान से सुनिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आपको दिखाया है z इज इक्वल टू 2 + 0 आयोटा, बहुत ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये प्योरली रियल है। कैसा है, प्योरली रियल है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है 0 है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्योरली रियल नंबर है, करेक्ट, या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है
जीरो है। करेक्ट, ऐसे नंबर्स के बारे में हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट कितना होता है, जीरो, उसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल रियल पार्ट ही है। ओके, चलो प्लॉट करो 2,0। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये देखिए ये ओरिजिन है आपका, ये 1 है, 2,0 यहाँ पे देखिए आएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, 2,0 है। करेक्ट, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ऐसे कितने नंबर है, तो जवाब है ऐसे इनफिनिट नंबर है। ध्यान से चेक करिए, ये देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए ये हो गया आपका 2,0, ये क्या हो गया आपका 3,0, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 4,0, इसी तरीके से यहाँ पे आओगे, ये हो गया आपका 0,0, ये हो गया आपका -1,0, ये हो गया आपका -2,0। करेक्ट, तो ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये हर एक पॉइंट कोई किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है -2,0, हमने आपसे पूछा कि -2,0 कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा होगा, तो आप बोलोगे z = -2 और +0 आयोटा को दिखा रहा होगा। ये देखिए -2,0 यानी कि रियल पार्ट कितना है, -2, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 0 है। करेक्ट, तो ये भी क्या है, प्योरली रियल नंबर है, ये भी क्या है, प्योरली रियल नंबर है। यानी कि जितने भी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते होंगे जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, उनको आप x एक्सिस पे दिखाते हो, क्योंकि x एक्सिस पे आप प्योरली रियल नंबर्स को दिखाते हो, x एक्सिस पे आप प्योरली रियल नंबर को दिखाते हो, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, इतना तो पता होगा आपको। x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। करेक्ट, तो क्योंकि x एक्सिस पे आप प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं, इसलिए ये जो x एक्सिस है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो x एक्सिस है बेटा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, रियल एक्सिस। ये हो गई आपकी क्या, रियल एक्सिस हो गई। करेक्ट, नाउ अब इस y एक्सिस को देखिए, आइए जरा हम आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाते हैं, एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी अभी तक आपने बात नहीं करी थी। अभी आपने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट 0 लिया, अब आप रियल पार्ट जरा 0 ले लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 0 + 1 आयोटा। करेक्ट, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो रियल पार्ट कितना है, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है आपका, 1 है। करेक्ट, यानी कि 0,1। ये जो 0,1 है, ठीक है, ये कहाँ आएगा बताइए, चेक करिए, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, यानी कि रियल पार्ट कितना है, 0। तो आपको पता है जिन भी पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं वो y एक्सिस पे आते हैं। तो 0,1, ये देखिए ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,1, ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,2, ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,3। ठीक है, अभी हम ना केवल मतलब हम डेसिमल में आपको नंबर नहीं लेके दिखा रहे हैं, नंबर डेसिमल में भी हो सकते हैं, बस अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है ना, इसलिए हम प्योरली यहाँ पे इंटीजर्स लेके आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0,-1, ये आ जाएगा 0,-2। यानी कि बच्चों y एक्सेस पे जितने भी पॉइंट हैं उनके लिए, जितने भी पॉइंट हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रियल पार्ट हमेशा कितना होगा, 0 होगा, या आप बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। इसलिए ऐसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है, आपको पता ही है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 होता है उसको प्योरली इमेजिनरी बोला जाता है। तो ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि बच्चों जितने प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उनको कहाँ दिखाओगे, y एक्सेस पे। इसलिए ये जो y एक्सेस है ये आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी इमेजिनरी एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस। यानी कि कोई नई चीज़ नहीं हो गई है। जैसे क्लास 9th और 10th में ये पूरा प्लेन क्या कहलाता था आपका, कार्टेशियन प्लेन। ठीक उसी तरीके से बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में इस प्लेन को हम आर्गन प्लेन बोलेंगे। जैसे क्लास 9th और 10th में आप इसको x एक्सेस बोलते थे, यहाँ पे इसका नाम बदल जाएगा, x एक्सेस की जगह इसको हम रियल एक्सेस बोलेंगे, क्योंकि x एक्सेस पे जितने भी पॉइंट आते हैं उसके द्वारा हम किसी प्योरली रियल नंबर को दिखाते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट कितना होता है, 0। जैसे क्लास 9th और 10th में आप इसको y एक्सेस बोलते थे, यहाँ पे आप इसको क्या बोला करेंगे, इमेजिनरी एक्सेस बोला करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ y एक्सेस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप दिखाओगे, ठीक है, उनका रियल पार्ट कितना होगा, 0 होगा, उसमें केवल इमेजिनरी पार्ट होगा। इसलिए सारे इमेजिनरी नंबर आर शोन ऑन व्हाट, y एक्सेस। इसलिए y एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। करेक्ट, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने सबसे पहले पढ़ा कि द प्लेन इन विच वी रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकली इज नोन एज आर्गन प्लेन। फिर हमने आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करना सिखाया। फिर हमने आपको बताया क्या कि ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम मॉडुलस ऑफ z बोलते हैं, ठीक है, और ये मॉडुलस ऑफ z कैसे निकालते हैं, √x² + y² से। करेक्ट, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाई। फिर x एक्सेस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सेस, और y एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सेस। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें बच्चों नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
नाउ स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड थीटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट एक ही बात है। करेक्ट, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड क्या आपका एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड थीटा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं बच्चों। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट, जो कि जीरो को इक्वल नहीं है। तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, x क्या है रियल पार्ट है, y क्या है इमेजिनरी पार्ट है। इसको दिखाने का एक तरीका तो अभी आप पहले पढ़ चुके हो, क्या याद करिए, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, करेक्ट। तो हमने बोला कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में प्लॉट करिए। तो आपने ये देखिए इसको एक पॉइंट से दिखाओगे P, ठीक है, कैसे, ये हो गया आपका x और ये हो गया y। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये हो गया आपका x है ना, ऑरिजिन से x चले फिर y चले, तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, y हो गई। और क्लियरली आपको पता है क्या, क्लियरली आपको पता है कि ये वाला जो लेंथ है O से P तक का, ये क्या होता है, मॉड ऑफ z होता है। ठीक है ना, मॉड ऑफ z की वैल्यू कितनी होती है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आई एस, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। ठीक है ना, ध्यान से चेक करिए जरा। तो यहाँ तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा इस मॉड ऑफ z को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, r। आर क्या है, आर मॉडुलस ऑफ जेड ही है, याद रखिएगा। आर क्या है, एक तरीके की लेंथ है जो मॉडुलस ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि आर का भी वैल्यू आप कैसे निकालोगे जरूरत पड़ने पर, आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये क्या किया आपने, ये आपने यहाँ पर बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट कर दिया, करेक्ट, आर्गन प्लेन में। लेकिन क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, जवाब है नहीं। एक और तरीका है, ध्यान से चेक करिए। मान लीजिए कि मैं आपको आर की वैल्यू दे देता हूँ, मान लो भाई मैंने आर की वैल्यू आपको दे दी, दिमाग लगाइए जरा। मैंने बोला भाई आर कितना है, 4 यूनिट है। अरे मान लो आर कितना है, 4 यूनिट है, ठीक है। तो आप 4 यूनिट का लेंथ लोगे, ये देखिए 4 यूनिट का लेंथ लेके इस नंबर को दिखा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मान लीजिए 4 यूनिट का लेंथ है, ठीक है। तो ऑरिजिन से 4 यूनिट का लेंथ लीजिए, ये ऑरिजिन है, यहाँ से हमने 4 यूनिट का ऐसे लेंथ लिया। लेकिन अब सवाल ये है कि 4 यूनिट का लेंथ तो फिक्स है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखिए अगर यहाँ से ऑरिजिन से रखोगे आप यहाँ पहुँच सकते हो, इसको अगर आप घुमा दो तो यहाँ पहुँच सकते हो, इसको अगर घुमा दो तो यहाँ पहुँच सकते हो, बात समझो, यहाँ पहुँच सकते हो। देखो ये वाला पॉइंट है तो ये भी 4 यूनिट, देखिए ये लेंथ कितनी है, 4 यूनिट है, ठीक। फिर आप यहाँ पहुँच सकते हो, ये देखिए ये लेंथ भी कितनी है, 4 यूनिट है। फिर आप चाहो तो यहाँ पहुँच सकते हो, ये लेंथ भी कितनी है, 4 यूनिट है, आप यहाँ कहीं पहुँच सकते हो। यानी कि सबका आर कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे भी आर कितना है, 4 है, यहाँ पे भी आर कितना है, यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड कितना है, 4 है, यहाँ पे भी आर कितना है, 4 है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा रहे हो तुम, है ना। तो आप क्या सवाल करोगे, आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, आपने केवल आर दिया है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको और क्या चाहिए बताइए, तो आप बोलोगे एंगल तो बताओ, एंगल तो बताओ। ध्यान से चेक करो, एंगल मान लो मैंने तुम्हें 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। एंगल कौन सा एंगल, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल हमने तुमको दे दिया कितना, 30 डिग्री दे दिया, सही है। तो अब आप समझ पाओगे कि हम ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें। मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर P है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर Q है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये Z1 है, ये Z2 है, Z3 है, जिसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं P, Q और R है। लीजिए जब हमने आपको थीटा भी दे दिया तो अब आप समझ जाओगे क्या कि ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बनाते हुए आप यहाँ पहुँच जाओगे। यानी कि ये देखिए ये एंगल हो गया 30 डिग्री, और लेंथ कितनी हो गई इसकी, या मॉडुलस कितना हो गया इसका, 4 हो गया। तो एक्जैक्टली आप ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हो। लेकिन अगर हम थीटा आपको 30 डिग्री ना देके हम आपको 60 डिग्री देते, करेक्ट, और आर की वैल्यू 4 ही रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये आप क्यू पे पहुँच जाते। मान लीजिए ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इस तरीके से आप देख रहे हो क्या कि मॉडुलस ऑफ जेड की भी बहुत ज़्यादा भूमिका है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने में, और थीटा की भी बहुत ज़्यादा भूमिका है। यही जो थीटा है इसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, यही जो थीटा है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, करेक्ट, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सुनिए, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का दूसरा तरीका भी है। पहला तरीका क्या था कि जो उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है उसको ले आके प्लॉट कर दीजिए, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको क्या क्या गिवन हो, अगर आपको क्या क्या गिवन है, नंबर 1 अगर आपको मॉड ऑफ जेड यानी कि आर गिवन हो, और नंबर 2 इन दोनों में से अगर एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आप इसको आर्गन प्लेन में नहीं दिखा सकते हो, करेक्ट। आर पता है, थीटा भी पता होना चाहिए। अगर थीटा पता है तो उसके साथ आर भी पता होना चाहिए। केवल आर से नहीं बता सकते हो, केवल थीटा से नहीं बता सकते हो, करेक्ट। केवल थीटा से अगर बताने की कोई कोशिश करेगा तो भाई थीटा तो मान लो 30 दिया है, लेकिन लेंथ कितनी, 4, 5, 6 कितनी है ना। तो दोनों का होना जरूरी है, याद रखिएगा, ये दोनों क्वांटिटीज का होना यहाँ पर जरूरी है। यानी कि आर यानी कि मॉड ऑफ जेड का भी होना जरूरी है, और थीटा का भी होना जरूरी है। इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यही जो थीटा आप एंगल यहाँ पे देख रहे हो, थोड़ा सा आपने फील किया होगा, इसी थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यही जो थीटा है बच्चों यहाँ पर, यही क्या है आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट। यही थीटा क्या आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब सुनिए,
अब देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिखाए थे ना कॉम्प्लेक्स नंबर के x, y, इसी तरीके से एक और टाइप का बच्चों कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। और ये पोलर कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पोलर कोऑर्डिनेट निकालते हैं कैसे, r, थीटा से। लीजिए याद रखिएगा, हमेशा ऑर्डर ध्यान रखिएगा, r, थीटा, पहले r लिखा जाता है फिर थीटा लिखा जाता है, यानी कि पहले मॉडुलस ऑफ z लिखा जाएगा फिर क्या लिखा जाएगा, आर्गुमेंट लिखा जाएगा। ठीक है, तो जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से दिखाते हो, क्या r, थीटा फॉर्म में, मतलब आपको r भी पता हो और आपको थीटा भी पता हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। बेटा यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपको, क्या देखिए थीटा, r मत कर देना गलती से ना, ये ऑर्डर नहीं है, r, थीटा। r, थीटा क्या कहलाता है, आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब आपको r पता चल जाए और थीटा पता चल जाए तो आप r, थीटा को क्या बोलते हो, पोलर कोऑर्डिनेट। जैसे कि आप इसको क्या बोलते थे, सिंपल कोऑर्डिनेट्स बोलते थे, x, y को, ये हो गया आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अगर आपको r पता चल जाए, r तो पता ही चल जाएगा, ये तो बहुत ईजी, रूट ओवर r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z ना, r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता है, करेक्ट, रूट ओवर x² प्लस y², ये पता चल जाए। और थीटा अगर मैं आपको दे दूँ, चलो मैं थीटा आपको दे रहा हूँ, अभी थीटा निकालना सिखाएंगे, परेशान ना हो। थीटा अगर मैं आपको दे दूँ तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आई रिपीट, अगर मैं आपको r दे दूं और थीटा दे दूं तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हमने आपको फील कराया, लेंथ भी पता है, एंगल भी पता है। ठीक है ना, चलो तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, कॉपी में नोट लगाइएगा। ठीक है, इफ z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y इज एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स z is not equals to 0 is any non-zero complex number, then polar representation is given by z is equals to r cos theta plus iota sin theta। इसको लर्न कर लीजिए पहले, करेक्ट। इफ z is equals to x plus iota y is any non-zero complex number, then polar representation is given by z is equals to r। r क्या है, मॉडुलस ऑफ z है। ठीक है, r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये आया कैसे, ये आइए हम आपको फील कराते हैं। देखिए कैसे आया, सुनिए, इस डायग्राम में आ जाइए आगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, देखिए ये तो आपकी लेंथ है r यूनिट्स, ये देखिए यानी कि मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, और x एक्सेस से ये मान लीजिए कितना एंगल बना रहा है इस डायग्राम में, थीटा एंगल बना रहा है, करेक्ट। थीटा ही क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लगाओगे क्या, साइन थीटा लगा दीजिए। चलिए ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, P और उसका नाम रख दो M। ठीक है, PMO में लगाइए साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना, याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना है y और हाइपो कितना है r है, करेक्ट। r को इधर भेज सकते हो, साइन थीटा को इधर भेज सकते हो, या फिर एक काम करो मल्टीप्लाई कर लो, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। लीजिए इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे cos थीटा लगाइए तो cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। ठीक, तो ये देखिए थीटा के लिए बेस कितना है, x, और हाइपो कितना है r। x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, देखो y निकाल चुके हो यहाँ से आप। ठीक, और x की वैल्यू निकालिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, r cos थीटा, r cos थीटा, करेक्ट। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, जब x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, याद रखिए x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। ठीक है ना, तो यानी कि जो x है यही क्या है, r cos थीटा है, और ये जो y है यही क्या है, r sin थीटा है। लीजिए, ठीक, अब करना कुछ नहीं है, जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर दिया हुआ था z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है, इसमें ले जाके वैल्यू आप रख दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए x और y की वैल्यू पता चल गई आपको। ठीक है ना, तो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y में आपने क्या किया, x की जगह क्या रखना है, r cos थीटा और प्लस आयोटा, और y की जगह क्या रखेंगे आप, r sin थीटा। बहुत इजी, यहाँ एक ब्रैकेट लगाइए, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे भी r आ रहा है, सेकंड टर्म में भी r है, r कॉमन ले लो, तो z इज इक्वल्स टू r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरीके से देखिए पोलर रिप्रेजेंटेशन आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का कर दिया, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको दो चीज़ें गिवन है, क्या क्या, r और थीटा यहाँ पर आपको गिवन है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपको कोई बोल रहा है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन करिए, तो ऐसे करोगे। इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, आर की और थीटा की। आर तो निकाल लोगे, अब ये थीटा कैसे निकाला जाता है यही आपको सीखना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर बच्चों सीखनी है, और इसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन आप लोग एक काम करिए, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, z अगर आपके पास कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक है,
तो यहाँ पर r होता है यानी कि z मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि रूट ओवर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, और पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने क्या पढ़े, r कॉमा थीटा होता है। फिर आपने पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, z इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। उसके बाद आपने इस थीटा को क्या बोला था, आर्गुमेंट बोला था। तो बच्चों यहाँ समथिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, करेक्ट, क्योंकि देखिए थीटा आपका कहीं से कहीं भी हो सकता है, यानी कि 0 से लेके आपका 2 पाई के बीच में भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब इस थीटा का जो लेंथ होना चाहिए वो 2 पाई इंटरवल का होना चाहिए। चेक करिए 2 पाई से 0, ये इंटरवल लेंथ कितना है, कितना इंटरवल लेंथ निकालना आता है ना, दिस माइनस दिस, 2 पाई माइनस 0, तो इंटरवल का लेंथ कितना आ गया यहाँ 2 पाई, ठीक है। लेकिन इस इंटरवल में जब हम बात करते हैं 0 से लेकर 2 पाई में, तो कुछ दिक्कतें होती हैं जिनको हम डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो डिफाइन किया गया है आपके सिलेबस में, ठीक है ना, आपको निकालना है यहाँ क्या, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है ना। किसकी बात करनी है आपको, हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है थीटा, जब भी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोले या आर्गुमेंट बोले तो आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही समझ जाइएगा कि हम अगर हम नॉर्मली आर्गुमेंट भी बोले तो आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही समझिएगा, करेक्ट। तो ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है इसमें थीटा को डिफाइन किया गया कहाँ से कहाँ, देखिए थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, पाई। याद रखिए थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन इक्वल टू पाई। ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ इक्वल लगा हुआ है यानी कि पाई को इंक्लूड करना है, लेकिन माइनस पाई को इंक्लूड नहीं करना है, करेक्ट। यहाँ गलती से इक्वल मत लगा देना। तो थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट, पाई। तो ये जो इंटरवल है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसी इंटरवल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मतलब ये जो आपका आर्गुमेंट है ये माइनस पाई से ग्रेटर होना चाहिए बट लेस देन और इक्वल टू पाई होना चाहिए। यहाँ पे भी आप लेंथ चेक कर सकते हो कितनी आ रही है, 2 पाई। कैसे, पाई माइनस माइनस पाई, ये देखिए दिस माइनस दिस, तो ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस पाई है ना, तो पाई माइनस माइनस पाई कितना हो जाएगा वापस से 2 पाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई प्लस पाई 2 पाई। तो अभी भी इंटरवल लेंथ कितनी आ रही है, 2 पाई, ठीक है ना। तो इंटरवल लेंथ 2 पाई रखी जाती है हमेशा। तो बहरहाल आपको ये अपनी कॉपी में नोट लगा लेना है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा इज डिफाइंड लाइक दिस वेयर थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन इक्वल टू व्हाट, पाई। नाउ अब देखिए स्टेप टू फाइंड दिस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, स्टेप्स अगर हम आर्गुमेंट भी बोले तो आप समझ जाइएगा हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेप्स टू फाइंड दिस प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दिस प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इस आर्गुमेंट को कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए बहुत देर से आप देख रहे होंगे टेबल बनी हुई है, इसका हम लोग यूज करेंगे। इसको मैं कहूँगा आप रट लो, कैसे आया है ये मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। बट आप इसको याद कर लीजिए, कैसे आ रहा है ये आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आया है। इस देखिए बच्चों, स्टेप नंबर 1 आपको एक क्वांटिटी अल्फा निकालनी होती है। अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ व्हाट, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, सॉरी रियल नहीं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। एक क्वांटिटी आपको इस तरीके से निकालनी है। पहले अल्फा इज डिफाइंड एज अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, करेक्ट। अब सुनिए मेरी बात, मतलब समझो, जैसे कि मान लो आपके पास कोई नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y वेयर z इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर हम आपको अल्फा निकालने के लिए बोलेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, अल्फा एक तरीके का एंगल है, अल्फा एक तरीके का एंगल, अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना है y अपॉन में रियल पार्ट कितना है बताइए यहाँ पर x है, ये लीजिए। तो अल्फा आ गया। अब स्टेप नंबर 2 थीटा निकालना होता है। स्टेप नंबर 2 थीटा यानी कि आर्गुमेंट निकालना होता है, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए इस टेबल की आप हेल्प लोगे, ठीक है ना। टू फाइंड थीटा यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, गो टू या यूज द टेबल, गो टू द टेबल या यूज द टेबल, ठीक है, टेबल को यूज करिए, बात समझिए। देखिए बच्चों, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए इस टेबल को कैसे यूज़ करते हैं सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए। देखिए नंबर 1, अगर तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो आपका जो अल्फा निकाला है ना, अल्फा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने ये जो अल्फा निकाला है यही आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। आई रिपीट, सुन लो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो जो आपने अल्फा निकाला है वही आपका थीटा हो जाता है, ठीक। लेकिन नंबर 2, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपने जो अल्फा निकाला है वो आपका आर्गुमेंट नहीं होगा, वो आपका आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा कैसे निकलेगा, पाई में से माइनस कर दीजिएगा किसको, अल्फा को, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, करेक्ट। थर्ड, अगर आपका
कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई माइनस अल्फा के आगे माइनस लगा दीजिए, पाई माइनस अल्फा के आगे, ये जो पाई माइनस अल्फा आया था इसके आगे आप माइनस लगा दीजिए, बस पाई माइनस अल्फा के आगे माइनस लगा दीजिए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा, करेक्ट। नाउ फोर्थ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपका जो थीटा होगा वो माइनस अल्फा के इक्वल होगा, थीटा जो होगा वो माइनस अल्फा के इक्वल होगा, मतलब समझो जो अल्फा आया है उसका नेगेटिव लेना है, जो अल्फा आया है उसका नेगेटिव, अल्फा के आगे माइनस लगा दीजिएगा, थीटा आ जाएगा। अब ये सब कहानी क्या चल रही है हम आपको आइए बताते हैं, ध्यान से बच्चों चेक करो, ठीक है। नंबर वन ध्यान से चेक करिए कि कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा, ये देखिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। उदाहरण के तौर पे ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा, तो यहाँ पर आप देखो x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव, 2,3 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में बोल सकते हैं क्या कि जो आपका p होगा वो x, y होगा, या फिर आप बोल सकते हो ये वाला एग्जाम्पल से कितना होगा 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। करना कुछ नहीं है, इसको आप ऑरिजिन से ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए, करेक्ट। अब सुनिए ध्यान से, देखिए ये वाला जो एंगल है इसी को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, तो यही आपका क्या है, अल्फा है, करेक्ट, यही क्या है आपका अल्फा है और यही आपका थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये बात तो आपको समझ में, इससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी थीटा जो था आपको, इसको आपको फील करना होगा, थीटा माइनस पाई से पाई तक था, ठीक है। यहाँ पे देखिए जरा, इसका क्या मतलब है, थोड़ा ये चीज़ आपको ध्यान करनी ही पड़ेगी, करेक्ट। देखिए ये जो थीटा है आपका माइनस पाई से पाई के बीच में इंक्लूडिंग पाई, अब इस बात का क्या मतलब है समझिएगा, इस बात का ये मतलब है, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, देखो जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है भाई, जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ का क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ से यहाँ जब आ जाओगे तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आएगा, दिमाग लगा सकते हो, यानी कि 0 से पाई यहाँ बैठेगा, ठीक भाई। इस इंटरवल को तोड़ो ना, सोचो ना, इसके बीच में पॉइंट सोचो, देखो ये क्या है माइनस पाई, फिर यहाँ कहीं 0 है, ठीक, और यहाँ कहीं पाई है, तो सोचिए एक बार 0 से कहाँ चलोगे आप, पाई की तरफ, ये देखिए 0 से पाई की तरफ, करेक्ट, और 0 से जब माइनस पाई है इसका क्या मतलब है, मतलब आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ये ऐसे, जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे ना, तो सोचो ये अगर 0 है और अगर ऐसे करके चल गए आप तो आप पहुँच जाओगे थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस पाई पे। अब देखो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है, यहाँ पे जो एंगल आ रहा है उन्होंने उसको पाई में इंक्लूड कर लिया है, करेक्ट, इसलिए यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। और दोबारा यहाँ पर जो एंगल आएगा, यहाँ कहीं माइनस पाई भी आता है, पाई भी आता है, तो पाई को इंक्लूड कर लिया, लेकिन माइनस पाई को नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल आपका पहले ही इंक्लूड पाई के फॉर्म में किया जा चुका है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पर इक्वल क्यों नहीं लगा हुआ है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए अब आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। देखिए जब ऐसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सोचिए, इस डायग्राम को याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस तरीके से है, इस बार z इज इक्वल्स टू -2 + 3 आयोटा, ठीक है। तो -2 यहाँ बैठेगा और 3 यहाँ बैठेगा, करेक्ट। ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक, ये लीजिए, ठीक। अब करना क्या है, ध्यान से चेक करिए, करना क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये वाला जो एंगल है यही क्या आपका अल्फा है, यही क्या है आपका अल्फा है, करेक्ट। लेकिन आपको ये वाला एंगल चाहिए, आपको पता ना, ये ऐसे करके आप घूम गए, मैंने बताया ना, एक बार यहाँ से यहाँ, यानी कि थीटा से पाई, और एक बार थीटा से माइनस पाई, दो तरीके से चलोगे। तो थीटा से जब आप पाई चले तो ध्यान से चेक करिए, ये आपका आर्गुमेंट है, ये भाई, क्योंकि चेक करो ना, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, -2,3, भाई यहाँ पे कैसे पहुँचोगे बताओ, यहाँ पे कैसे पहुँचोगे। एक तो हम आपको लेंथ दे देंगे, ये वाली लेंथ दे देंगे, और लेंथ देने के बाद हम थीटा दे देंगे, तो थीटा आप ऐसे करके घुमा के लेके आओगे, सही है ना। तो ये चीज़ है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये थीटा कैसे निकालोगे बताओ, ये थीटा कैसे निकालोगे भाई, एक बात बताओ, ये पूरा जो है कितना है, पाई है। अरे भाई यहाँ से यहाँ 0 से ये पाई, ये लेंथ कितनी हो गई, पाई। और इस पाई में से अगर आप अल्फा हटा दो, सुन लो, इस पाई में से अगर आप अल्फा हटा दो, माइनस कर दो, तो थीटा नहीं आ जाएगा बताओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा नहीं हो जाएगा, बताइए। इसलिए मैंने बोला कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी कि जो अल्फा आपने निकाल के रखा है उसको पाई में से माइनस करना है तो आपको थीटा मिलेगा, करेक्ट। ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी हो गई। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हटा दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, ये कुछ लैपटॉप मेरा अपडेट हो रहा था, आई एम वेरी सॉरी।
ये अपने आप चल गया, पता नहीं क्या होगा। एक सेकेंड, ओहो एक सेकेंड, ये अपने आप प्ले हो गया, वो कुछ अपडेट वगैरह होगा तो चलो छोड़ो यार इसको। एक सेकेंड ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आओ, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, जरा ध्यान से चेक करिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आपको फील आ ही गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कुछ था ही नहीं। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, सोचने वाली बात है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, मतलब कुछ इस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। z इज इक्वल टू -2 और -3 आयोटा, यानी कि -2, -3। तो सोचो कैसे बैठेगा, -2 -3, ठीक है, यहाँ कहीं बैठेगा, ठीक। तो यहाँ जब आएगा, ये देखिए पॉइंट P है, ठीक है, और ये लेंथ कितनी r है आपको पता है, कैसे निकालते हैं, ठीक। यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, ये देखिए ये एंगल इस बार अल्फा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक चालाकी आपको करनी है, क्या चालाकी करनी है वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि थीटा कितना आएगा, -पाई इन द ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप किस तरीके से निकालोगे, समझिए जरा बात को। देखिए देखो यहाँ पे आप इस तरीके से चलो, अभी आप ऐसे चल रहे थे ना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, अब आप क्लॉकवाइज चलो, ये ऐसे आओगे, ठीक। ये देखिए x की पॉजिटिव डायरेक्शन से आना है, ये क्लॉकवाइज ऐसे आओगे जब आप, तो आपको भाई सुनो ना, P तक कैसे पहुंचोगे यार, ये वाली लेंथ पता हो जाए और ये वाला एंगल पता हो जाए, करेक्ट, ये वाला एंगल पता हो जाए, तो ये यही आपका क्या है, थीटा है। अब सुनिए ये वाला एंगल कैसे पता होगा, तो मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो ये वाला एंगल कैसे पता होगा, समझो ना। देखो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, पाई है। अब बच्चे बोलेंगे -पाई, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो आप। यहाँ से यहाँ तक कितना है, पाई है ना भाई, अरे ये 0 है। यहाँ से यहाँ तक भी क्या था, पाई था। यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, पाई है, सही ना। तो आप क्या करो, इस थीटा को फिर से वैसे ही निकालो, कैसे, पाई में से क्या माइनस करोगे, अल्फा, सही है। तो ये वाला जो थीटा है हमने क्या निकाला, ध्यान से चेक करिए बच्चों, पाई में से हमने अल्फा ही माइनस किया। लेकिन क्योंकि सारा काम कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते, बताइए। क्लॉकवाइज एंगल कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं कि नहीं होते। अरे भाई पढ़े होगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज क्या होते हैं, नेगेटिव। तो काम तो सारा वैसा ही हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमें चाहिए थीटा। तो थीटा कैसे निकलेगा, पाई में से अल्फा माइनस कर दो। ये सारा काम करने के बाद हमने क्या सोचा कि अरे भाई ये थीटा तो क्लॉकवाइज है, थीटा तो क्लॉकवाइज है, इसलिए ये जो भी आंसर आ रहा होगा पाई माइनस अल्फा होगा तो एक तरीके का एंगल ना यार, पाई में से अल्फा माइनस करोगे तो होगा तो एक तरीके का एंगल ना। एंगल कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज है। तो यहाँ आपको साइन क्या लगा देना आगे, माइनस। ये सोचने का एक तरीका है, करेक्ट। तो देखिए जब आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो आपको क्या लगाना है, पाई माइनस अल्फा के आगे आपको नेगेटिव लगा देना है। इसके बाद आपको करना है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला यहीं पे बच्चों हम छोटा सा कर देते हैं। तो ध्यान से चेक करिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये नीचे देखिए, मान लीजिए आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि ये देखिए ये कोई x पॉजिटिव y नेगेटिव 2 - 3 आयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, करेक्ट। नाउ तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 2, -3 को प्लॉट करिए, कहाँ मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, x पे 2 y पे -3। तो ये देखिए ये इसको यहाँ से ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। अब P से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कैसे चले होगे, क्लॉकवाइज चले होगे, ये देखिए क्लॉकवाइज चलोगे, ठीक है, क्लॉकवाइज चलोगे, दिमाग लगाओ, क्लॉकवाइज चलोगे ना भाई। P तक कैसे पहुँचोगे, P तक कैसे पहुँचोगे बताओ, ये लेंथ दे देंगे आपको r, और उसके बाद यहाँ से x एक्सिस से क्लॉकवाइज चलोगे तब P पे पहुँचोगे। तो ये देखिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, अल्फा। ये परपेंडिकुलर डाला है हमने P से, करेक्ट। तो ये जो एंगल अल्फा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसके आगे माइनस लगा दिया। तो ये लीजिए ये हो गया माइनस अल्फा, और यही जो माइनस अल्फा होता है यही क्या होता है, थीटा होता है। एक्चुअल में यही एंगल थीटा है ना, यही एंगल थीटा है, यानी कि यही अल्फा क्या है, थीटा है। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स क्या, कि ये क्लॉकवाइज है इसलिए आगे क्या लग गया, माइनस, यानी कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा, करेक्ट। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। कई देर से मैं आपको बोल रहा था कि अल्फा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, इमेजिनरी अपॉन रियल। ये सब गेम क्या चल रहा है, ये तो बहुत ईजी भाई, दिमाग लगाओ। आप चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ये देखिए आप चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, यानी कि अल्फा है, तो एक बात बताओ, ये हो गया x और ये हो गया y। अगर आप यहाँ पे tan अल्फा लगाओगे तो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल, मतलब y अपॉन x ही तो होगा, है ना। यानी कि यहाँ से अगर आप निकालोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखिए tan अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बताइए, y अपॉन x, यानी कि इमेजिनरी अपॉन व्हाट, और ये x, और हाँ इसका मॉडुलस हमेशा ले लीजिएगा, इसका मॉडुलस हमेशा ले लीजिएगा, क्योंकि y और x क्या है, एक तरीके की पॉजिटिव लेंथ है। मतलब बात समझो ना, देखो
बच्चे बोलेंगे सर कहीं तो y नेगेटिव आता है, कहीं तो x नेगेटिव आता है। ना, आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो, केवल आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो। हम केवल यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, y और x, करेक्ट। तो इसमें हमने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। फिर अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। ये लीजिए, आप कहीं पे भी निकालो, जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तब भी आप निकालो। यहाँ पे देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो इसमें ये हो गया x और ये हो गया y, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय x, ठीक है। आप थर्ड क्वाड्रेंट में निकालो, थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ है, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये अगर आपका अल्फा है तो ये हो गया x और ये हो गया आपका y, तो tan अल्फा इतना ही आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन ये परपेंडिकुलर हो गया और x क्या हो गया, बेस हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, tan अल्फा जब निकालोगे ये हो गया आपका परपेंडिकुलर y, ठीक है, और ये हो गया आपका x, करेक्ट। तो ये चीज़ है, और यहाँ पर ये जो y है नेगेटिव होगा, मुझे भी पता है, लेकिन y केवल क्या बता रहा है, y केवल क्या बता रहा है, y केवल डायरेक्शन बता, मतलब नेगेटिव साइन केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शन। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करो क्या, कि ये वाला जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे क्या थे, 2, -3, 2, -3, ठीक है। तो x कितना हो गया आपके पास 2 और y कितना हो गया यहाँ पे -3 हो गया। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर जब हम फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम कह रहे हैं इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, क्योंकि हम पता है ये जो माइनस साइन है केवल डायरेक्शन को बता रहा है कि हाँ भाई ये y के नेगेटिव डायरेक्शन में, करेक्ट। तो आपको इस y का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ले लेना है, करेक्ट। बात समझो, अंदर जो भी माइनस आ अंदर जो भी आपका साइन आ रहा होगा, मतलब माइनस आ रहा होगा, तो मॉडल्स उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अब ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको ये टेबल याद कर लेना है, क्वेश्चन करके दिखाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि जो अल्फा निकाला है वही थीटा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका थीटा यानी कि आर्गुमेंट है वो पाई माइनस अल्फा से निकालेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा के आगे माइनस लगा दीजिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गुमेंट है माइनस अल्फा के इक्वल होगा, ठीक है। आइए आपको कुछ सवाल करके दिखाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ओके। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7 है, करेक्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म, ठीक है। इसको पोलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, करेक्ट। नाउ तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ऑफ z कितना है, 1 है, ओके। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है आपका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, रूट 3 है। साइन का ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस रूट 3 हमने ले लिया है, करेक्ट। नाउ अब इसको पोलर फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको इसके पोलर कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि आपको r चाहिए, जो कि आपको मिल जाएगा कैसे, r इज इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ z, यानी कि रूट ओवर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और प्लस रूट 3 का स्क्वायर, करेक्ट। तो ये तो बहुत इजी, ये तो बच्चा कर लेगा। यहाँ पर आ जाएगा, देखिए रूट ओवर कितना, यहाँ पे करते हैं, छोड़ो उसको, यहाँ पे देखो जरा, रूट ओवर 1 का स्क्वायर 1 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2। ये आर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेंथ है ना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आप लीजिएगा यहाँ पर, तो लीजिए आंसर आ गया 2। तो आर तो आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो पोलर फॉर्म होता था वो क्या होता था, याद करिए। आपका जो पोलर फॉर्म पढ़ाया गया था बच्चों वो क्या होता था, z इज इक्वल्स टू व्हाट, r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही होता था। यानी कि आपको थीटा पता करना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट अब आपको पता करना है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो याद करिए ये टेबल हमने आपको बताई थी, ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था अल्फा कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता है अल्फा, स्टेप नंबर 2 आपको जाके टेबल में देखना है। तो अल्फा कैसे निकालते हो, tan इनवर्स ऑफ व्हाट, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे करके आप अल्फा निकालते हो, ठीक है। अच्छा, उसके पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा, चेक करिए किस तरीके से। देखिए बच्चों 1, रूट 3, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट से दिखाएं तो कैसे 1, रूट 3 रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में 1 यहाँ कहीं आएगा और रूट 3 यहाँ कहीं आएगा, रूट 3 वाई एक्सिस में पॉजिटिव है ना, तो ये देखिए यहाँ कहीं बैठेगा ये 1, रूट 3, करेक्ट। ये पॉइंट P है, पॉइंट P इस पॉइंट P इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहा है, करेक्ट। ये देखिए, तो ये कहाँ आ गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो आपको अल्फा निकाल लेना है, ठीक है, और अल्फा ही क्या होगा आपका थीटा के इक्वल होगा, यानी कि जितना अल्फा आएगा वही आपका थीटा है ना। चलिए अल्फा कैलकुलेट करिए, तो अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो ध्यान से चेक करिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है रूट 3, तो ये लीजिए रूट 3 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z कितना है 1 है, करेक्ट। तो यहाँ से बच्चों आ गया क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 1 कितना होता है, रूट 3 होता है भाई, रूट 3 बाय 1 रूट 3, और रूट 3 का अगर आप मॉडुलस लोगे तो रूट 3 ही आएगा, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। बच्चों समझो रूट 3 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा रूट 3 ही आएगा। इसी तरीके से माइनस रूट 3 अगर होता तो इसका भी मॉडुलस कितना आता रूट 3, यानी कि आपको पता है ना मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव कर देता है, करेक्ट। इस मॉडुलस के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी आए तो आपको आंसर पॉजिटिव ही लिखना है, करेक्ट। अब सुनिए
यहाँ आ गया आपके पास tan इनवर्स ऑफ रूट 3 आ गया। लीजिए अब tan इनवर्स ऑफ रूट 3 कितना होता है बताइए। इसका आपको अगर मतलब ना पता हो तो आप सिंपल ये समझ लीजिए कि कौन से एंगल पे tan का वैल्यू रूट 3 होता है, कौन से एंगल पे tan का वैल्यू रूट 3 होता है। तो आई थिंक कितने पे 60 डिग्री पे होता है ना, यानी कि π/3 भाई tan 60 कितना होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 का मतलब π/3 तो tan π/3 कितना होता है बताइए, रूट 3 होता है कि नहीं होता है ना। तो इस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो अल्फा है आपका हो जाएगा कितना π/3। सोचना आपको रूट 3 tan में कहाँ पे आता है, करेक्ट π/3 पे आता है। लीजिए तो ये आ गया आपका अल्फा। लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, आपका जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए बच्चों आपका जो अल्फा निकला है वही थीटा है, यानी कि थीटा आर्ग्यूमेंट भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखिए। देखिए थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज व्हाट थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा भी कितना आ गया अल्फा के इक्वल, यानी कि थीटा भी कितना हो गया π/3। लीजिए थीटा हो गया आपका π/3। ओके बस अब कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में ले आके रख दीजिए तो पोलर फॉर्म आ जाएगा आपके पास क्या, z इज इक्वल्स टू r की जगह कितना रखेंगे, r कितना आया 2 इन द ब्रैकेट cos थीटा cos, अब देखिए थीटा कितना है आपका π/3, ठीक है तो cos π/3 और प्लस आयोटा साइन और थीटा की जगह रखोगे आप π/3 रखोगे। लीजिए बस अब कुछ नहीं करना है, यही क्या आपका पोलर रिप्रेजेंटेशन है, बस यही पोलर रिप्रेजेंटेशन, यही आपका आंसर है। देखो आप इसको सॉल्व मत करने लगना, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व करते, देखो अगर तुम सॉल्व करोगे ना इसको वापस यहीं पहुंच जाओगे। ठीक है आइए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। z इज इक्वल्स टू 2 इंटू cos π/3, cos 60 कितना होता है बताइए, cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 और प्लस आयोटा sin 60 sin π/3 sin 60 कितना होता है रूट 3/2 होता है। लीजिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए अंदर से 1/2 यहाँ पे 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो 1/2 अंदर से कॉमन आ गया, बाहर 2 है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1/2 चला गया 1 बचेगा, और प्लस यहाँ से 1/2 चला गया तो आयोटा रूट 3 बचेगा। लीजिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, आगे 1 आ गया, 1 का कोई मतलब है नहीं क्योंकि 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो इतना ही आएगा, यानी कि 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो ये लीजिए z आपका वापस उतना ही आ गया। तो आपको ये काम एग्जाम में नहीं करना है क्योंकि उसने पोलर रिप्रेजेंटेशन बोला था, तो ये रहा आपका आंसर, करेक्ट कर लीजिए। अब देखिए इसका मीनिंग भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका मीनिंग ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक आपको अगर पहुंचना था तो आपको एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल चलना होगा, आपको कितना चलना होगा, एंगल कितना आया था, आर्गुमेंट कितना आया था π/3, तो ये लीजिए यानी कि 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल के, और लेंथ ये वाली कितनी लेनी थी, लेंथ आपको कितनी लेनी थी, मॉडुलस ऑफ z कितना आया था 2, ठीक है 2 लेंथ लेके थीटा एंगल यानी कि π/3 एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके चलोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ओके कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू -16/1 प्लस i रूट 3 दे रखा है, ठीक है तो इसको आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन इसका करना है। अब देखिए प्रॉब्लम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बोलो या फिर x प्लस आयोटा y बोलो, ऐसा कुछ, ठीक है तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके आते थे, आप इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए z इज इक्वल्स टू कितना है -16 है, डिवाइडेड बाय कितना है 1 प्लस आयोटा रूट 3 है, करेक्ट। तो करना कुछ नहीं है, इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, इसके कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करिए, करेक्ट, और इसके कॉन्जुगेट से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, करेक्ट। चलिए सॉल्व करिए। तो z इज इक्वल्स टू, बहुत ईजी बच्चों ध्यान से चेक करिए, -16 इंटू 1 ये हो जाएगा आपके पास -16, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 16 इंटू रूट 3, 16 रूट 3, तो आयोटा इंटू 16 रूट 3 या फिर 16 रूट 3 आयोटा भी आप इसको बोल सकते थे, डिवाइडेड बाय देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर करोगे तो देखिए आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस ऐसा होगा ना आयोटा रूट 3 का स्क्वायर, करेक्ट। चलो सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -16 और प्लस आयोटा इंटू 16 रूट 3 और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों 1 तो ऐसे ही रहेगा, देखो ये स्क्वायर आयोटा को मिलेगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 नीचे कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा, करेक्ट। नाउ तो ये लीजिए नीचे आपके पास 4 हो गया। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें प्लीज, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू, अगर आप ऊपर से 4 कॉमन ले लो या इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, यानी कि -16/4 और प्लस आयोटा इंटू 16 रूट 3/4, कुछ नहीं करना है यार, ऊपर से 4 कॉमन ले लो या तो इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। लीजिए तो z इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए -4 तो ये आ गया -4 और प्लस ये हो गया आयोटा इंटू 4 रूट 3, ठीक है ना।
तो आयोटा इंटू 4√3 लीजिए, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आपका क्वेश्चन ऐसा बन गया, इसको आप पोलर रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, इसका क्या दिक्कत है बताइए। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको r चाहिए, तो r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z होता है, यानी कि रूट ओवर कितना हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर और प्लस आपका इमेजिनरी पार्ट कितना है 4√3, यानी कि 4√3 का क्या स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए -4 का स्क्वायर कितना होता है +16 होता है, माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 16 त्रिक 48, ओके 48। ठीक है, ये हो गया। नाउ इनको आप ऐड करिए, देखिए क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 6 + 8 कितना होता है 14, कैरी जाएगा 1, 4 + 1 5 + 1 6, 64 और 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8। करेक्ट, तो r कितना हो गया 8 यूनिट्स हो गया। नाउ अल्फा निकालेंगे पहले और फिर थीटा निकालेंगे, याद है अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऊपर रखेंगे और रियल पार्ट नीचे रखेंगे, याद रखिएगा इमेजिनरी ऊपर रियल नीचे। करेक्ट, तो इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है आप चेक कर सकते हो 4√3, इसका साइन के साथ रखिएगा 4√3 इसका इमेजिनरी है, तो 4√3 इसका इमेजिनरी पार्ट है और डिवाइडेड बाय इसका रियल पार्ट कितना है -4 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए मज़ा आने वाला है थोड़ा सा, कैसे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मॉडुलस का आपको ध्यान रखना है, 4 से 4 गया √3, लेकिन नीचे माइनस बचा, यानी कि -√3। मैंने आपको क्या बताया था, मॉडुलस क्या करेगा इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, यानी कि जब मॉडुलस हटाओगे तो आपको पॉजिटिव साइन ही यहाँ पर ले लेना है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ √3 हो जाएगा, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। करेक्ट, ओके। नाउ अब आप बच्चों ध्यान से चेक करोगे तो आपकी बुक में जो आंसर आ रहा है वो 2π/3 आ रहा है यहाँ पर, तो आपको कंफ्यूज मत होना, आप इसको अभी क्यों देख रहे हो, यहाँ पे फिर से π/3 आ रहा है, यहाँ इसको क्यों देख रहे हो यार। अभी एक चीज़ आपको दिखाते हैं, रुकिए। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3, tan इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है π/3। अरे तो अल्फा π/3 आया, अल्फा थोड़ी ना रखना है, आपको जाके ये चेक करना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आ रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, x की वैल्यू माइनस है और y कैसा है पॉजिटिव है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। भाई चेक करो ना, क्या है -4 है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या है 4√3, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए ये ऑरिजिन ना आपका ऑरिजिन, तो x हो गया आपका नेगेटिव यानी कि -4 और फिर y में चलोगे पॉजिटिव कितना 4√3, तो यहाँ पहुँच जाओगे। ठीक, माइनस प्लस थोड़ा सा और ऊपर आएगा क्योंकि 4√3 4 से मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट भी है ये क्या है -4, 4√3। तो इस बार आपकी स्थिति कुछ ऐसी होगी, ये देखिए बच्चों, याद है आपको, तो ये वाला एंगल देखिए, ये क्या है आपका थीटा है, यही आर्गुमेंट है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर बच्चों डालते हो, याद करो, और यही अल्फा है, तो ये थीटा कैसे निकलेगा सोचो, इस पाई में से अल्फा हटा दो, यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है कहाँ आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये थीटा निकालने के लिए आपको, ये आर्गुमेंट निकालने के लिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए आपको इस पाई में से इस अल्फा को माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमने आपको टेबल भी बनवाई थी, यदि अल्फा यदि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा कैसे निकालते हैं, पाई माइनस अल्फा से निकालते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई माइनस अल्फा। तो नीचे थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस, और अल्फा कितना आया π/3, अब देख लीजिए 3π - पाई कितना हो गया 2π/3, लीजिए आपका थीटा भी आ गया। करेक्ट, और जब आपका थीटा आ गया तो पोलर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की जगह आप कितना रखोगे, r कितना आया है चेक करिए, r कितना आया है आपका 8 आया है। करेक्ट, r कितना है 8 है, और इन द ब्रैकेट cos थीटा यानी कि cos, और थीटा की जगह क्या रखोगे आप 2π/3 और प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा यानी कि साइन 2π/3। ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ये आपका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमने करके दिखा दिया। अब इसको सॉल्व मत करना, मैंने आपको बताया ना कि इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, वापस यहाँ पे पहुँच जाओगे या फिर यहाँ पे पहुँच जाओगे। जो ये नंबर है वही तो ये नंबर है, इसका इक्विवेलेंट ही तो है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, इसका मीनिंग क्या है, इसका ये मीनिंग है कि भैया हमने आपको ये लेंथ कितनी दे दी 8 यूनिट, 8 यूनिट की लेंथ दे दी। करेक्ट, और एंगल कितना दे दिया, एंगल दे दिया हमने आपको कितना 2π/3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहाँ गया हमारा वायर जो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज़ आता था, ओहो खो गया, ये रहा। चलिए देखिए जरा, ये देखिए यहाँ से आप 2π/3 एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे और लेंथ इस वायर की कितनी लोगे 8, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। करेक्ट स्टूडेंट्स, और कोई एग्जाम्पल तो नहीं है इसमें, नो। तो स्टूडेंट्स देखिए ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिए। देखिए अब हो सकेगा तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करा देंगे, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा वो वीडियो, है ना,
और एक्सरसाइज 5.2 फिर आपसे बन जाएगी, नहीं ज़रूरत समझेंगे तो एक्सरसाइज 5.2 आपको सीधे हम सॉल्यूशन करा देंगे, करेक्ट। वैसे अब आप सब कुछ कर सकते हो, सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।